हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के वर्क इसमें कर लेंगे, पावर कर लेंगे और एनर्जी कर लेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और देखिए थ्योरी पे बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और यहाँ से थ्योरी के पोर्शन इतने ज़बरदस्त हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि थ्योरी ज़बरदस्त है और थ्योरी जो है एकदम सिंपल थ्योरी है। थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेंगे एकदम बेसिक से, तो बेसिक से आप समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन गलत आप नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अच्छे से आपको कवर कर लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बीएससी नर्सिंग आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना हो बीएससी नर्सिंग का, या आपका अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, राजस्थान का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, एम्स का हो गया, कोई भी बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है 2024 में आप देने जा रहे हैं, तो ये समझिए कि सिलेक्शन तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन आप अच्छे से करते रहिए सब कुछ। और देखिए इस वीडियो को एकदम से अभी जब लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे, लेकिन आप अच्छे से पहले देखिए। तो चलिए पहले हम लोग वर्क के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद पावर के बारे में देखेंगे, फिर एनर्जी। तो वर्क कार्य क्या होता है? वर्क मीन्स हिंदी में क्या कार्य। तो वर्क क्या होता है? जो चीज़ काम किया जाता है, हम लोग वर्क करते हैं, वही तो कार्य होता है। तो देखिए अब इसका पहले अच्छे से इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको समझ में चीज़ें आएंगी। द मीनिंग ऑफ वर्ड वर्क जो वर्ड है इसका मीनिंग है क्वाइट डिफरेंट इन द कॉमन लैंग्वेज एंड फिजिक्स में एक कॉमन लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कूली है टेकिंग ए लोड ऑन हिज हेड। जैसे रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ कुली अब मिलते ही हैं, ज़्यादा कुली अब तो कम ही मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। तो वो क्या करता है, अपने सिर पे लोड उठाता है और हेड फ्रॉम वन एंड, और एक एंड रेलवे से दूसरे एंड पे जाता है। डूइंग वर्क इज कॉमन लैंग्वेज बट इन फिजिक्स डज नॉट डू द वर्क। अब ये कह रहे, देखिए ये थोड़ा सा चमत्कारी चीज़ें आपको लगेंगी। देखिए कोई कुली है, मान लीजिए कोई कुली है, अब ये सिर पे अपने बोझ भी उठाया है, वेट भी लिया है, और आपका सामान यहाँ से लेके मान लीजिए एक छोर से स्टेशन के और दूसरे छोर पे वो गया है दूसरे साइड पे। अब ये सामान भी उठाया, इतना काम भी किया, ये देखिए डिस्टेंस भी कवर किया, लेकिन कहते हैं कि इसमें ये कुली वर्क क्या किया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक कुली है, वो अपने सामान उठाया, अपने सिर पे रखा और रेलवे स्टेशन के एक तरफ से दूसरे छोर पे गया, तो वो कितना वर्क किया। तो आप जीरो लगाएंगे कि वो वर्क कितना किया, वर्क जीरो किया। भाई वो जीरो वर्क किया, ये सुनने में देखने में एकदम लगती है कि गलत है, लेकिन यही सही है। कैसे सही है? जैसे इसका फार्मूला अभी जब आगे पढ़ेंगे ना तब आपका सही होगा। जैसे देखिए ये वर्क कर रहा है ना, देखिए ये कुली है, कुली अपना ये बोझा जो वेट है यहाँ पे रखा है, अब ये किस डिस्टेंस पे, यहाँ पे देखिए मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और ये सीधे खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तभी तो नीचे बल एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है ना, नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? W = mg होता है। ये जो वेट है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है नीचे की तरफ लगता है। तो अभी हम लोग वर्क डन का फार्मूला पढ़ेंगे। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कास थीटा। अब कास थीटा यहाँ देखिए 90 डिग्री आपका एंगल बन रहा होगा, यहाँ देखिए 90 डिग्री एंगल बनेगा, और कास 90 का मान कितना होता है? कास 90 के बाद ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था, साइन कास और टेन का वैल्यू पूरा बताया था। तो कास 90 की वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। अब यहाँ पे जब कास 90 की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये वर्क डन जीरो ही तो हो जाएगा। तो फार्मूले के अनुसार है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए अब ये देखिए, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिजिक्स डज इज नॉट वर्क। देखिए इन फिजिक्स में वर्क इज सेड टू बी डन इफ़ ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए एबल टू मूव। अब जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये कोई वस्तु रखी है, तो ये तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी ना, डिस्टेंस कवरेगी, मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस कुछ कवर करेगी। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली, तब उसको मानते हैं व्हेन, तब दी फोर्स अप्लाइड टू बॉडी मेक्स द बॉडी टू मूव, और बॉडी क्या करे, ये मूव करने लगे। देखिए ये इस पे फोर्स लगाया गया, इनके द्वारा फोर्स लगाया गया, ये फोर्स लगा दिए, क्या लगा दिए? फोर्स लगा दिए। अब ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना, और ये वर्क कर रहे हैं, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस उसका फार्मूला ही होता है वर्क का।
अभी आगे चलिए, देखिए मेजरमेंट ऑफ वर्क को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, वही चीज़ मैं जो बताया था, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए वर्क डन इजकल टू फोर्स इंटू, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें कराई गई हैं, अभी पिछली वीडियो में कराया था। तो ये देखिए ये वर्क का फार्मूला आप ये रट लीजिए। क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन मान लीजिए न्यूमेरिकल आता है तो एकदम इसी के बेस पे आ जाएगा। वर्क उसमें आपको कार्य पूछ लेगा, वर्क पूछ लेगा, फोर्स की वैल्यू दिया रहेगा ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की, बस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क आ जाएगा। और अगर एंगल में देगा तो एफ डी कास थीटा होता है। अभी आगे वो भी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे देखिए ये देखिए, हाँ ये आप देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स देखिए इधर लग रहा है। अब ये डिस्टेंस इतना कवर कर लिया यहाँ आने के बाद, तो ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर देखिए एक फोर्स लगता ही है, एक एंगल में फोर्स लगेगा 90 डिग्री का, ये कोण बनाएगा। तो देखिए अब चीज़ें ये क्या चीज़ें होती हैं, एफ एक्स अलांग। अब ये भी फार्मूला आप एकदम अच्छे से आपको नोट कर लेना है। एफ एस का थीटा, ये तो ऐसे ही जान लीजिए। अभी आपको ये फार्मूला आप देखिए, ये फार्मूला आप नोट करिए। दो फार्मूला आपको मैंने बता दिया, एक वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बता दिया, एक फार्मूला ये बता दिया वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कास थीटा। अब कास थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि कास 30 का मान कितना होता है। कास 30 का मान कितना होता है भाई, √3/2 होता है, कास 30 का मान होता है। कास 0 का मान कितना होता है, कास अगर 0 का मान कितना होता है तो 1 होता है, ये भी आपको पता होगा। कास 30 का मान √3/2 नहीं पता होगा तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके रिवाइज करिए। फिजिक्स की जितनी वीडियो है प्लेलिस्ट में खोज के एक एक वीडियो रिवाइज कर लीजिए। कास 60 का मान कितना होता है ये भी पता है कि नहीं, कास 60 का मान, अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है ना तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, जाके रटिए एकदम। कास 60 का मान 1/2 होता है, तो ये सब चीज़ें आप रट लीजिए। दो फार्मूला मैंने बता दिया। अब देखिए यूनिट ऑफ वर्क, कुछ सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं। ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना पॉइंट करके, ये सब जब क्वेश्चन आप लगाएंगे ना फिजिक्स में वर्क के ऊपर जब क्वेश्चन लगाएंगे तो सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क देखिए, SI यूनिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्क की SI यूनिट बताइए। तो SI यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है। क्या होता है, वर्क की SI यूनिट जूल होती है और 1 जूल बराबर होता है वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स 1 न्यूटन। अगर बात किया जाए कि एक जूल किसको बोला जाता है, फोर्स, ये देखिए फोर्स 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगेगा एंड डिस्प्लेसमेंट बॉडी थ्रू 1 मीटर, और फिर क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 1 मीटर, तो उसी को तो 1 न्यूटन 1 जूल बोला जाता है। 1 न्यूटन का फोर्स लगे, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, कोई वस्तु का डिस्प्लेस हो, तो वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये इसी तरफ क्या कर रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और मैंने कितना फोर्स लगाया है 1 न्यूटन का। फोर्स की जो क्या होती है, फोर्स किस में, न्यूटन में ही तो हम लोग नापते हैं, और डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में ही है, तभी तो वेक्टर निकलेगा, डायमेंशन निकलेगा। नेक्स्ट में देखिए MKS यूनिट, अगर MKS ये सबसे छोटी यूनिट होती है, मीटर ये देखिए MKS यूनिट अगर पूछा जाए तो इसमें देखिए MKS यूनिट वर्क की होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा जो ऊपर रहता है, अगर ये बटे में आता है। चीज़ें पता है कि नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए CGS, हाँ ये CGS वाली यूनिट सबसे छोटी यूनिट होती है, ना कि MKS वाली, CGS वाली। तो देखिए सेंटीमीटर, ग्राम और इसमें सेकंड में। इन द CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क अर्ग होता है भाई। ये देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वर्क की CGS यूनिट क्या होती है, तो अर्ग होती है, और 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ये देख लीजिएगा।
नेक्स्ट में देखिए एफ डी, ये चीज़ें हो गई, वर्क डन, एफ ई डी, हाँ ये, हाँ यहाँ देखिए पावर। अब हम लोग पावर पढ़ेंगे। पावर के पहले के पढ़ने के कुछ क्वेश्चन हम लोग वो वर्क के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन का मतलब थ्योरी के फॉर्म में। देखिए यहाँ देखिए दिया गया है रिगार्डिंग वर्क इट इज़ वर्थनिंग दैट, मतलब क्या चीज़ें हैं। या देखिए रिगार्डिंग वर्क काम के संबंध में, काम के संबंध में क्या चीज़ें, कुछ बातें हमको ध्यान देनी है। जो कुछ बातें योग्य हैं, कुछ बातें सही हैं, उसको हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ेंगे ही। देखिए वर्क क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या वर्क पॉजिटिव होता है, क्या वर्क निगेटिव होता है, क्या वर्क जीरो होता है। तो हाँ, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है एंगल पे, एंगल पे डिपेंड करता है। कास थीटा की वैल्यू, कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू कम है, बराबर है, जीरो है, क्या उसी पे डिपेंड करती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और जीरो भी। कैसे हो सकता है, डिपेंडिंग किस पे डिपेंड होता है, एंगल पे, थीटा पे एंगल पे डिपेंड होता है कि वर्क पॉजिटिव जीरो होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो 2-3 क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड होता है, एंगल पे। देखिए एंगल बिटवीन द फोर्स और जो फोर्स लगाया जा रहा है उसी के एंगल पे डिपेंड, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के एंगल पे डिपेंड होता है। वर्क डन बी बाई फोर्स इज जीरो, वर्क डन कब जीरो होगा, फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाई ए फोर्स इज जीरो व्हेन, तब जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। मैंने बताया था काश 90 की वैल्यू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए एक आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ एग्जांपल आप नोट भी कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वर्क आपका क्वेश्चन दे दिया गया कि वहाँ पे वर्क आपको फाइंड करना है, वर्क क्या, वर्क निकालना है। और यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू दे दिया गया 10 न्यूटन दे दिया गया, और एफ डी की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है उसको 50 न्यूटन दे दिया गया, 15 मीटर दे दिया गया। और अगर कास यहाँ एंगल दे दिया गया, कास थीटा की वैल्यू दे दिया गया 90 डिग्री दे दिया गया। अब वर्क डन आप निकालिए। तो वर्क डन इक्वल टू, ये देखिए एफ की वैल्यू 10 न्यूटन रख दीजिए और डी की वैल्यू 15 मीटर रख दीजिए। और कास 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है। और किसी की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, 1000 2000 कोई भी वैल्यू हो, उसमें अगर जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो सब जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि अगर कह रहा है कि वर्क डन कब, ये देखिए वर्क डन बाई ए फोर्स इज जीरो व्हेन थीटा इज 90। और पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होगा जब 90 की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। और निगेटिव कब होगा, ये सब लिख लीजिए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। एक बार मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। इफ़, चलिए अभी मैं लिखा देता हूँ, आप तीन चीज़ लिख लेंगे तो वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए आप लिख लीजिए, इफ़ अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री से कम हो जाए। ये कम की है ना, मैंने बताया था कैसे आप इसको कंफर्म करते हैं। ये जिधर ये मुंह खुला रहता है ना, वो किसका शो करता है, अधिक का शो करता है। जैसे मान लीजिए अगर इधर खुला होता 90, तो 90 की वैल्यू क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो अगर इफ़, ऐसे लिख लीजिए, इफ़ थीटा लेस दैन 90 से कम है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा आपका, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो गया थीटा की वैल्यू, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल भी जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो लिख लेंगे। और अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई निगेटिव हो जाएगा। ये आप 3 चीज़ लिख लीजिए, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, तीनों चीज़ आप लिख सकते हैं। अब देखिए वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि निगेटिव कब होगा, जब 90 थीटा की वैल्यू 90 से अधिक हो जाएगा। एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, लिफ्ट ये बॉडी, एक बॉडी है, लिफ्ट कर रही है, दी वर्क डन बाय द लिफ्टिंग द फोर्स इन पॉजिटिव। अगर कह रहा है कोई पर्सन है, कोई चीज़ उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका थीटा का एंगल क्या होता है, लेस देन 90 होगा।
देखिए बट वर्क डन बाय द फोर्स बाय ग्रेविटी इज निगेटिव, क्योंकि वो ग्रेविटी फोर्स भी लगाता है ना, तभी तो वो निगेटिव हो जाती है। मान लीजिए कोई पर्सन है, देखिए कोई पर्सन यहाँ से कोई ब्लॉक रखा है, अब यहाँ से कोई पर्सन इस ब्लॉक को उठा रहा है, अपनी तरफ लिफ्ट कर रहा है, तो एक ग्रेविटी फोर्स जी नीचे भी लगाता है ना, तो अब उस पर्सन को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि एक ग्रेविटी वाला फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये क्या हो जाए, एकदम निगलेक्ट हो जाए, मतलब कट जाए, तभी ये ब्लॉक एकदम ऊपर लिफ्ट करता है, तभी उठता है। तो वही चीज़ें हैं। सिमिलरली वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वर्क डन कितना होता है, तो जीरो होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि आज जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मान लीजिए कोई मोड़ आता है, तो जब उस पर हम लोग मोड़ते हैं साइकिल ना, मोड़ते हैं तो क्यों नहीं गिरते हैं, वैसे तो गिर जाना चाहिए क्योंकि साइकिल झुकती है थोड़ा सा, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब वो सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगता है ना, वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगता है तो वहाँ पे ये डिग्री जो लगने लगता है ना, ये थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितना लगने लगता है, 90 डिग्री वहाँ कोण बना लेता है। ये देखिए ऐसे जब वहाँ साइकिल पे रहेंगे तो वहाँ 90 डिग्री कोण बना लेता है, 90 डिग्री ऐसे ही तो होता है, तो 90 डिग्री कोण बना लेता है। वहाँ पे थीटा कास थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क जो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है, वर्क डन होता है, वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो इतनी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पावर क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसके आगे पावर भी कंफर्म कर लेते हैं और पावर के बारे में भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इसकी देखिए आप अगर थ्योरी इसका कंप्लीट कर लेंगे तो आप चाहे जो क्वेश्चन लगाएंगे आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो हम क्लियर कर देंगे। देखिए जैसे पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। जितनी तेज़ी से जितना हम रेट बोल रहा है, जो हम लोग काम करते हैं, डूइंग वर्क जिस रेट से हम लोग काम वर्क करते हैं वही पावर बोलता है, वही पावर होता है। तो पावर का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पावर का फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। पावर इक्वल टू होता है वर्क जो हम लोग करते हैं कितने टाइम में करते हैं, पावर अपॉन टाइम। या फिर देखिए वर्क क्या होता था, मैंने बताया था वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो वर्क की यहाँ पे देखिए एफ इंटू डी और अपॉन टी। कभी कभी पावर पूछता है तो वहाँ फोर्स की वैल्यू दे देता है और डिस्प्लेसमेंट की, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। और कभी कभी पावर पूछेगा तो डायरेक्ट वर्क डन का वैल्यू दे देगा और टाइम की वैल्यू दे देगा, तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट करिए और आगे बढ़िए। देखिए जैसे इस प्रकार पावर डिपेंड ऑन द यूनिट, किस पे डिपेंड करता है, टाइम फॉर व्हिच द वर्क डन, किस टाइम पे वो वर्क कंप्लीट हो रहा है। व्हाइल द अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, जो कह रहा है कि व्हाइल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितने अमाउंट वर्क डन कंप्लीट हो रहा है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इफ़ कुली ये टेक 1 मिनट इफ़ लिफ्ट लोड द रूफ ऑफ ए बस, बस पे 1 मिनट में वो लिफ्ट करता है, रखता है। व्हाइल अनदर कुली, जो एक बी कुली है, बी नंबर वाला, टेक्स 2 मिनट ऑफ लिफ्ट सेम लोड, एक सेम वेट है वो 2 मिनट लेता है रखने में, तो छत पे, बस के छत पे। दी वर्क डन बाय द बोथ द कुली इज सेम, लेकिन वर्क डन जो है, वर्क डन वो तो सेम है, क्योंकि वो उसे उतना ही क्या कर रहा है, उतना ही वेट का सामान उतने ऊंचाई पे छत पे रख रहा है, लेकिन टाइम डिफरेंट ले रहा है, क्योंकि एक दूसरा जो है वो बहुत स्लो कर रहा है, तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसलिए तभी तो ये चीज़ बोला जा रहा है। ये चीज़ तभी तो बोला जा रहा है कि वर्क डन किस पे नहीं डिपेंड करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, या आप समझ जाइए कि वर्क डन किस पे नहीं डिपेंड करता, टाइम पे नहीं डिपेंड करता। यहाँ एग्जाम्पल कुली का एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट में देखिए, बोथ कुली इज द सेम बट द पावर यूज्ड बाय द कुली, लेकिन जो पावर यूज कर रहा है ए वाला कुली, इट ट्वाइस द पावर ऑफ द यूज्ड बाय द कुली, जो पावर बी वाला कुली यूज कर रहा है उसका दुगना यूज करता है फर्स्ट वाला। पावर इज स्केलर क्वांटिटी, ये देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं भाई। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ये काफ़ी बार हमने बताया है, और जितनी अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, डायमेंशन, ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से बताई है। तो आप वीडियो अगर देखे होंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी।
नहीं देखे होंगे तो जाके आप वीडियो को देखिए और सब चीज़ें कंप्लीट करिए। तो ये अदिश राशि होती है। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी वही होती है जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो वही क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। लिख सकते हैं आप, स्केलर क्वांटिटी में ओनली क्या होती है? केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होती है? MAGNI मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होती है। और क्या नहीं होता है? नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो पावर तो हम तो चाहे जिधर लगाएंगे ना, कोई डायरेक्शन में थोड़ी लगाया जाता है पावर, तभी तो पावर स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट में देखिए यूनिट ऑफ पावर, देखिए SI यूनिट की बात करेंगे तो वाट होता है, वाट होता है। और अगर यहाँ पे देखिए MKS में बात करेंगे तो पावर के यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब होता है। और CGS में अगर बात करेंगे तो अर्ग सेकेंड होता है, अर्ग स्क्वायर, अर्ग इनवर्स होता है। तो अर्ग पर सेकेंड, ये देखिए ऐसे लिखा गया, अर्ग, अर्ग पर सेकेंड, यहाँ है ना अर्ग पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अर्ग पर सेकेंड लिख सकते हो। तो ये चीज़ है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट में देखिए रिलेशनशिप बताया गया है यहाँ पे SI यूनिट में 1 वाट 1 जूल और 10 के पावर अर्ग सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड। तो ये सब देख सकते हैं आप। अगर यहाँ बात करें जाएगा अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में ये जो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं वो पावर किस में उसमें होता है? हॉर्स पावर में होता है। क्योंकि हॉर्स पावर जो होता है, ये देखिए गिवन बाय क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि हॉर्स पावर जो है ये यूनिट जो है पावर की किसने दिया था? तो जेम्स वाट ने दिया था, तभी तो अपने नाम पे वाट लगा दिया था। देखिए यहाँ पे 1 हाथ पावर इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। तो ये वैल्यू आप अच्छे से नोट कर लीजिए। 1 हाथ पावर, 2 हाथ पावर, 3 हाथ पावर, ऐसे गाड़ियाँ चलती हैं। तो 1 हाथ पावर अगर जो इंजन होता है उसमें जो पावर होती है वो 746 वाट पावर होता है। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। और 1 किलो, ये देखिए 1 किलो क्या हो गया? वाट, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर होता है। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 वाट सेकेंड होता है। ये वैल्यू आप देख लीजिए। अगर वाट सेकेंड में करेंगे तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 वाट सेकेंड हो जाएगा। अगर 1 किलो वाट आवर करेंगे और अगर जूल में करेंगे तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहीं से आगे एनर्जी भी कवर कर लेते हैं। एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम होता है। पावर इनटू क्या होता है? टाइम होता है। नेक्स्ट में देखिए एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज, एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो हम काम करते हैं उसका जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी बोला जाता है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, भाई एनर्जी भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है। एनर्जी का अगर बात किया जाएगा कि डायमेंशन कितना होता है तो ml² T-2 होता है। सभी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, किसका डायरेक्ट आप रख सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, ये सब वीडियो बनी हुई है। देखिए सेम एज वर्क एट मेजर द, और किसका डायमेंशन सेम होता है, ये सब चीज़ें वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट में एनर्जी आप लोग देख लिए, फार्मूला बता दिए एनर्जी क्या होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट देता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी प्रोसेस बाय ए बॉडी इज ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है एनर्जी प्रेजेंट होती है। बाय ए बॉडी, कोई बॉडी ड्यू टू इट स्टेट ऑफ, अगर वो रेस्ट में है तब भी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, और रेस्ट रहे या फिर मोशन में रहे तब भी, मोशन का मतलब वो चलते रहे तब भी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट रहेगी। द मैकेनिकल एनर्जी इज फाउंड इन 2 फॉर्म, भाई मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ना पोजीशन के बेस पे होती है, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट होता है, ऐसे जान लीजिए मूवमेंट, अगर हम लोग मूवमेंट करते हैं चलते फिरते हैं तो हम लोग में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और जब तक रुके रहेंगे तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो ये चीज़ होता है। एक क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि एक बम है, बम को मान लीजिए एक बम
फॉर्म है, गोला रखा गया है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, सब चीज़ें क्वेश्चन आती थी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कोई बॉडी जब ठहरी हुई है, रुकी हुई है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जैसे वो चलना शुरू करेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहाँ देखिए, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, आप डायरेक्ट अब समझ गए होंगे। जो मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो उसी में मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। या फिर ऐसी एनर्जी प्रेजेंट, मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है बाय ये बॉडी में प्रेजेंट होती है ड्यू टू, अगर वो रेस्ट पे रहेगा तब भी उसमें मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी, मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी जब रेस्ट पे रहेगा तो उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही ना, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला के दोनों होती है, क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो उस समय तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तभी तो कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, और अगर मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो वही चीज़ बोल रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ से चीज़ें आप समझ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी दी एनर्जी प्रेजेंट होती है प्रोसेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू, वर्च्यू मतलब गुण होता है। वो एनर्जी प्रोसेस एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है बॉडी में, कैसे इसके गुण होते हैं, स्टेट या फिर वो स्टेट फॉर्म में हो या फिर पोजीशन फॉर्म में हो, तो कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी उसी को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखिए एग्जाम्पल, ये उंड अप वाच स्प्रिंग हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी। कोई स्प्रिंग है, देखिए स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, बिकॉज क्योंकि उंड अप स्टेट ऑफ इट्स कॉइल्स, क्योंकि वो स्प्रिंग कॉइल होती है ना जब उसको प्रेस करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वही चीज़ें हम लोग ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, EmGH होती है, मास और G की वैल्यू और H की वैल्यू आपका देगा अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कोई व्हेन एयर, एक एयर बबल्स है, राइजेज इन वाटर, वाटर में गिर रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर बबल्स डिक्रीज, तो डिक्रीज करेगी। ये सब देख लेंगे, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इन्वॉल्व, अट्रैक्टिव, ये सब देख लेंगे, यहाँ सब देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी में आइए। काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन तो पिछली बार पूछा गया था, इस बार पूछे जाने के चांस हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप रटे रहिए, बस फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी, दी एनर्जी प्रेजेंट बाय द बॉडी इज वर्च्यू, उसके गुण होते हैं। काइनेटिक एनर्जी के क्या होते हैं, नेक्स्ट में ये देखिए ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी है वो मोशन में हो तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये मेजर्ड किया जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए अपोजिंग फोर्स ब्रिंगिंग द बॉडी, अपोजिंग फोर्स जो लगता है वो बॉडी के द्वारा टू रेस्ट फ्रॉम प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ मोशन। तो वो सब चीज़ें छोड़िए, मेन पे आइए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये फार्मूला रट के रखिए, इसी पे आपका क्वेश्चन आएगा। या फिर काइनेटिक एनर्जी इस पे p²/2m पे, ये देखिएगा। तो ये दोनों फार्मूला आप रट सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर जितना अधिक मास रहेगा, वेट रहेगा, उतना अधिक काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ये फार्मूला, ये भी आप नोट करिए, तीन चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², या फिर काइनेटिक एनर्जी p²/2m याद करिए, या फिर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे डेसिपेशन, डेसिपेशन मतलब होता है क्षय होता है, मतलब एनर्जी का नष्ट होना। तो ये देखिए इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इफ़ ये पार्ट ऑफ इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सच फ्रॉम एनर्जी हुइच कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर यूजफुल वर्क दी लॉस ऑफ। अगर डेसिपेशन एनर्जी का मतलब ये एनर्जी होती है जो एनर्जी कोई अच्छे काम में यूज ना किया जाए, किसी भी काम में यूज ना किया जाए और वो एनर्जी लॉस हो, तो उसी को कहते हैं डेसिपेशन एनर्जी। ये डेसिपेशन एनर्जी कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, तो ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन द रिजर्वायर फॉर डैम,
अगर आप डैम देखे होंगे तो फिर मैं तो देखा हूँ कानपुर में भी गंगा बैराज गया था, या फिर बात करेंगे कि इटावा में जब मैंने गया था डैम्प देखने, वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहाँ पे भी डैम्प होते हैं। अब डैम में क्या किया जाता है, वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, वह वाटर स्टोर करके वहाँ पे मशीन लगी रहती है। वाटर हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी। जब डैम्प में वाटर एक जगह रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। व्हेन द वाटर फॉल्स, और जब वाटर को गिराया जाता है, फॉल्स करता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लूज करती है, एनर्जी गेंस द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। इफ़ द फॉलिंग, ये देखिए फॉलिंग द वाटर इज मेड टू रोटेट टरबाइन, और उसमें टरबाइन वाले इंजन जो वाटर को घुमाया जाता है ना, वही टरबाइन होती है। टरबाइन मशीन होती है, पानी को घुमाए जाते हैं, रोटेट किए जाते हैं। ये देखिए इफ़ द फॉलिंग ऑफ वाटर मेड टू रोटेट टरबाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म। उसी समय काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, वो कौन चेंज करवाता है, टरबाइन ही चेंज करवाता है। और वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवा देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी था, तो जब वो गिरना शुरू हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में आया। अब काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के थ्रू घुमाया गया, जब घुमाया गया तो इलेक्ट्रिक करंट बनने लगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे नीचे पढ़िए, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होती हैं इलेक्ट्रिक, या फिर डायनमो जो होता है, वो उसका काम क्या होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ये डायनमो होती हैं, वो क्या कन्वर्ट होती हैं। डायनमो देखते नहीं, जनरेटर शादी विवाहों में चलती हैं, जनरेटर वो क्या करती हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट में यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी भी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जैसे फ़ैन हो गया, जो घरों में फ़ैन चलते हैं, पंखे चलते हैं, वॉशिंग मशीन चलती है, ये सब क्या करती हैं, ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती हैं। तभी तो कपड़ा धुल देता है, हमको हवा लगती है, फ़ैन चलेगा, वॉशिंग मशीन कपड़ा धुल देती है, तो वो सब क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है उसमें, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी, जैसे ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक एप्लायंस सच है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ओवन हो गया, जो ओवन होते हैं जो गर्म होते हैं, ओवन हो गया, ये देखिए, और गीजर हो गया, जो गीजर घरों में लगाए रहते हैं पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए, और वो ओवन हीटर आते हैं, टोस्टर आता है जो टोस्ट को गर्म करता है। ये सब क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में प्रदान करती हैं। तभी तो वाटर को गर्म कर देता है ये गीजर। क्या करता है ये इलेक्ट्रिक, हम लोग घरों में अपना इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड करते हैं और वो हीट एनर्जी देता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब देते हैं तो साउंड एनर्जी में कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ये लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर होता है, जो लाउड स्पीकर होता है एंड इलेक्ट्रिक बेल होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में देखेंगे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे लाउड स्पीकर से बोलता है इलेक्ट्रिक बेल, वो बेल होते हैं जो बोलते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन यूज कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट में देखिए क्योंकि उसको करंट प्रोवाइड किया जाता है ना, या फिर उसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक जो ये लाउड स्पीकर होते हैं उसमें सब लगे रहते हैं। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी में चेंज होती है, ये देख लेंगे, और लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब चीज़ें देख लेंगे। यहाँ सब चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें मैंने बता दिए। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल एनर्जी जब चेंज होती है हीट एनर्जी में। व्हेन द फ्यूल सच वुड, जब हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, कोल जलाते हैं या फिर गैस जलाते हैं, बर्न जलाते हैं, तो केमिकल एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी में। ये भी इम्पॉर्टेंट था। तो ये देखिए साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। साउंड एनर्जी, ये माइक्रोफोन, जो हम लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं वो क्या करता है, वो साउंड हम लोग से साउंड, जैसे हम लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं तो बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है किसको, साउंड एनर्जी को। तो ये चीज़ हो गया। नोट्स में ये सब देखिए, मास एनर्जी, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है। आइंस्टीन,
आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे और इनका E=mc² एक फार्मूला था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आइंस्टीन है और उसमें आपका क्या m की वैल्यू दे देता है और c की वैल्यू दे देता है और क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप क्या बताइए, ये बताइए कन्वर्ट एनर्जी बताइए। तो ये मास की वैल्यू दे देगा आपको और बताना रहेगा। तो और ये सी क्या होती है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ होता ही है। तो ये सब चीज़ें जो सभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन आप लोग देखिए अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं क्वेश्चन एकदम अच्छे से रीड करता हूँ। दिस सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट की कह रहा है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन एनर्जी। तो आप तो सही लगा देंगे ना, मैंने बताया था मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये मान लीजिए बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया गया और ये देखिए इसका ये कितने वाट का है, ये इसका वाट दे दिया गया 60 वाट दे दिया गया। यूज्ड फॉर 6 आवर, और कितने घंटे तक, ये देखिए यूज्ड फॉर 6 आवर मतलब टाइम कितने घंटे तक, 6 घंटे तक इसको यूज किया गया। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कितना, ये एनर्जी आपको कंज्यूम, ये बल्ब कितना बल्ब एनर्जी खाया है, कितना कैलकुलेट लिया है, वही एनर्जी आपको निकालना है। तो ये तो आप तो सिंपल है ना, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम होता है। अब ये आप देखिए एनर्जी पावर यहाँ पे रख दीजिए, पावर कितना है 60 वाट है और 6 आवर्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन आप इसको लगाइए ऐसे, पहले देखिए आपको चेंज करना पड़ेगा वाट को, आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 में 1000 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए आप कर सकते हैं 60 वाट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आपका निकल जाएगा, आएगा 0.6, यहाँ से देखिए 1 जाएगा तो यहाँ से करेंगे 0.6 वाट, किलो वाट में चेंज हो जाएगा, 0.6 किलो वाट में चेंज होगा। टाइम यूज टू, ये देखिए T=6 आवर्स दिया गया था, एनर्जी = पावर इनटू टाइम टेकन, तो यहाँ पे देखिए 0.066 आवर्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×6=36 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने 1-2 पॉइंट के आगे आपको दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है तो 1, ये देखिए 36 आएगा ना, ऐसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6×36 कर लीजिए और 2.2 के आगे आपको 0 लगाना है, तो 1-2 यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए 0.36, ये देखिए 36 आ जाएगा 0.36, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, रिलीज फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, एक मान लीजिए ये एक हाइट से, किसी भी हाइट से एक किसी बॉल को, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको रिलीज किया जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, कुछ हाइट से, एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के जस्ट जैसे ही पहुंचने वाला है, जस्ट ग्राउंड के अबव, जस्ट एट द टाइम, टच होने ही वाला है, तो ग्राउंड पे इट विल प्रेजेंट, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हीट एनर्जी प्रेजेंट होगी, केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी कि पोटेंशियल एनर्जी, बताइए क्या प्रेजेंट होगा। भाई अभी ये मोशन में ही एकदम जस्ट टच करने वाला है, तो ये चलते हुए आ रहा है, तो ये केमिकल एनर्जी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहेगी, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभी वो रुकी नहीं हुई है, टच होने ही वाला है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझाया गया है, इसका एक्सप्लेन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन में है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय फार्मूला काइनेटिक एनर्जी = 12 mv², ये देख लेंगे। फिर यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको पेन पेपर तो लेना ही पड़ेगा, बगैर पेन पेपर के अगर देख रहे हैं तो दोबारा देखिए और पेन पेपर कहीं से आप लेके आइए। पेन पेपर के बगैर फिजिक्स आप करने की सोच रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, नोट्स करने चाहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन देखिए, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, आपको क्या निकालना है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। यहाँ पे आपको दे दिया गया वेट दे दिया गया। यहाँ देखिए एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसका क्या वेट दे दिया गया 160 ग्राम। अब 160 ग्राम दे दिया गया। हैव व्हेन द थ्रो एट स्पीड, और आपका यहाँ पे देखिए हाफ mv², यम मास की वैल्यू आपको दे दिया गया है। यहाँ देखिए मास का वैल्यू 160 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में आपको चेंज करना है। 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये चेंज हो जाएगा। 1000 में 3 जीरो है, 3 इसको इधर ले जाइए पॉइंट को, तो हो जाएगा 0.160 हो जाएगा। अगर किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ ग्राम में है तो किलोग्राम में पहले चेंज कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी तो दिया गया है 22 मीटर पर सेकेंड, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये सब आप कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन, अगर मुझे लगाना होता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखिए हाफ mv² कर देंगे, हाफ कर देंगे, और इसको आप किलोवाट में चेंज करेंगे तो 0.160 हो जाएगा। और 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 कितना हो जाएगा, तो दूना 4, लगभग 484 शायद आएगा। आप देख सकते हैं 484 आ जाएगा। इसको आप देख लेंगे 484 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लूँगा, 16 चौक के 64, यहाँ लगभग 16 चौक के 64। अगर यहाँ पहले ये दशमलव, ये 2 यहाँ के 2 आगे है ना, तो 1 2 यहाँ आप पॉइंट लगा दीजिए, 0 तो हटा देंगे ना, तो 1 2 यहाँ, तो लगभग 16 चौक के 64 और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, लगभग 128। तो 12 13 और जोड़ देंगे, 76 77 आ जाएगा। 76 77 लगभग 76 या 77 आएगा, तो मान लीजिए 76 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 3 6 बचेगा 16, तो फिर 8 दूना 16, तो लगभग 38 आएगा। तो 38 यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव नहीं है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लगभग हो जाएगा। इसका अगर सॉल्यूशन देखना तो ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एनर्जी जो है प्रेजेंट है, ये देखिए इसके काइनेटिक एनर्जी मोशन में होती है हाफ mv²। यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² में m जो होता है मास ऑफ द बॉडी होती है, और v जो होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी होती है, और काइनेटिक एनर्जी तो होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास जो दिया गया है 160 ग्राम, इसको चेंज करिए किलोग्राम में। फिर यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी देखिए 22 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 0 नहीं लेते हैं, 1 2 के यहाँ 2 पॉइंट लाएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 लगभग में आएगा। अब 77 लगभग में आएगा, पॉइंट करके कुछ और आएगा। इसको जब आगे करेंगे लगभग कितना आता है, लगभग 40 के ऊपर ही आएगा। फिर इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, व्हिच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट अकर व्हाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी एनर्जी नहीं होगी। व्हिच ऑफ द फॉर्म, एनर्जी का कौन सा फॉर्म है, कौन सा प्रकार है, दैट डज नॉट अकर व्हाइल राइडिंग द बाईसाइकिल। केमिकल एनर्जी नहीं होगा, हीट एनर्जी नहीं होगी, मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा, कि काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही, मैकेनिकल एनर्जी भी होगा, केमिकल एनर्जी नहीं होगा यार। अपना खुद का एनर्जी लगा रहे हो, चला रहे हो, हीट एनर्जी तो होगा ही, वर्क करोगे तो हीट निकलेगा, लेकिन केमिकल एनर्जी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इतने क्वेश्चन हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, और पावर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जब आप लगाएंगे फिजिक्स में करेंगे, तो मैंने काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन लगवाए हैं। तो आप जाके वीडियो को रिवाइज करें, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली टारगेट दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ वीडियो की लिंक मिल जाती है। कहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देखिए, PDF डाउनलोड करिए, और उस PDF में मैंने बताया है कि प्लेलिस्ट वाइज वीडियो कैसे रिवाइज करनी है। और लोग सभी स्टूडेंट वीडियो को अभी तक अगर लास्ट तक देखे होंगे तो अभी तक कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो लाइक नहीं किए होंगे। उनको अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लें और सपोर्ट करें। अगर फ्री में सब कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो मेहनत की जा रही, काफ़ी मेहनत की जा रही है। तो फिर चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना चैनल ग्रो होगा, व्यूज आएंगे अच्छे, उतनी अच्छी वीडियो बनेंगी। डिपेंड करता है आप कितना शेयर करते हैं। बस देखने से टुकुर कुछ नहीं होगा। आप कुछ हेल्प करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो
अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड सभी इसी चैनल पे कराए गए हैं। प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए। डेली के डेली टारगेट प्रोवाइड किए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आपको कहाँ पे और प्रोवाइड किए जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। तो डेली के डेली टारगेट पूरा किया करिए, जो भी वीडियो आपको टारगेट पे दिए जाएँ, और सिलेक्शन हो जाएगा। इधर उधर भटके नहीं, एक ही चैनल से तैयारी करें और सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।